गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस सुन्नी स्कूल। आज हम लोग सुन्नी जो संप्रदाय है मुस्लिम लॉ के तहत, उस संप्रदाय पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, पूर्व के लेक्चर्स में मैंने कहा कि जो थर्ड पीरियड था मुस्लिम लॉ के ऐतिहासिक विकास का, उस थर्ड फेज में उस दौर के जो शासक थे, वो शासक अपने क्षेत्र विस्तार पर ज़्यादा केंद्रित अपने आप को किए थे, बशर्ते कि मुस्लिम विधि के विकास पर। अर्थात जो तीसरा जो पीरियड था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लॉ, वह फेज था 661 to 900 AD। द थर्ड फेज 661 to 900 AD। हम लोग डिस्कस आज क्या कर रहे हैं? सुन्नी स्कूल के तहत जो चार शाखाएं हैं, हनीफी, मलिकी, शफई, हनबली, इस पर हम इस पे एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले हम सुन्नी स्कूल की जो शुरुआत कर रहे हैं, उसमें जैसा कि मैंने बताया कि जो तीसरा फेज था विकास का मुस्लिम विधि के, उस तीसरे फेज में उस दौर के जो शासक थे, उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया, या कहें कुछ भी नहीं मुस्लिम विधि के विकास पर उन्होंने किया। मुस्लिम विधि के विकास पर ध्यान न देते हुए वे अपने क्षेत्र विस्तार पर विशेष ध्यान दिए थे, ऐसा इतिहास में देखा गया। तो मुस्लिम विधि की क्या स्थिति थी उस दौर में? मुस्लिम विधि की स्थिति ठीक थी। क्या हुआ? जो उस लोकल एरिया में जो वह क्षेत्र था, उस क्षेत्र के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो स्कॉलर्स थे, मुस्लिम स्कॉलर्स थे, मुस्लिम्स जो विद्वान थे, वे लोग अपने स्तर पर कुरान और ट्रेडिशन, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इस सुन्नी स्कूल में हनीफी, मलिकी, शफई, हनबली ये कैसे हुआ? सुन्नी स्कूल का जो तीसरा फेज था, उसमें कुरान और ट्रेडिशन, ये दो चीज। कुरान क्या है? मैंने पहले बताया, कुरान वह है जो जब मोहम्मद साहब ध्यान कर रहे थे, उस ध्यानावस्था में जब्राइल के द्वारा जो भी चीजें अल्लाह जब्राइल को कहते थे और जब्राइल प्रोफेट मोहम्मद को कहते थे, ध्यान अवस्था के दौरान वह सारी चीजें जो कहते थे, वह जो सीधी बात कुरान में आई अल्लाह के द्वारा जब्राइल के माध्यम से, वह सारी चीजें जब संकलित की गई, संगठित की गई, किताब के रूप में आया, वह कुरान का है। ट्रेडिशंस क्या है? मोहम्मद साहब कैसा जीवन जीते थे, कैसा आचरण करते थे, कैसा व्यवहार करते थे, क्या बोलते थे, क्या खाते थे, क्या संदेश होता था, क्या आचार व्यवहार होते थे, गरीबों को लेकर क्या था, मजलूमों को लेकर क्या था, महिलाओं को लेकर क्या विचारधाराएं थी मोहम्मद साहब की, दोस्तों को लेकर कैसा जीवन यापन करते थे, बच्चों को लेकर उनका क्या रवैया होता था, उनके जीवन काल में उनका आचरण व्यवहार, उनकी वाणी भाषा कैसे होती थी, ये सारी चीजें भरकर ट्रेडिशन में आया। इसको हम ट्रेडिशन कहते हैं। तो दो चीजें, ये दोनों चीजों को लेकर, तो सुन्नी जो स्कूल है वो बेसिकली वो ट्रेडिशन को लेकर है, वो परंपरा को लेकर है। और कौन सी परंपरा? इसी को लेकर हमें चर्चा करना। ट्रेडिशन भी जो मोहम्मद साहब का था, वह भी एक कानून बना, और उस कानून के आधार पर
विवादों का निस्तारण दिया जाता था। किसी समस्या में मोहम्मद साहब के क्या राय होते थे, भविष्य में जब उस समस्या से संबंधित कोई विषय भविष्य में आता था तो फिर उस समस्या का निस्तारण उसी आधार पर किया जाता था, जैसा कि मोहम्मद साहब ने उस समस्या को लेकर विचार व्यक्त किया था जब वो निस्तारण कर रहे थे। तो उस दौर के जो स्कॉलर्स थे, जो मेरा मेन मुद्दा है, वो स्कॉलर्स कुरान और ट्रेडिशंस का साइंटिफिकली वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एनालिटिकल डिडक्शन के आधार पर वह अपना एक विचार व्यक्त करते थे और वह विचार जो था वही आगे चलकर सुन्नी स्कूल्स के अलग अलग जूरिस्ट के नाम से जो 4 शाखाएं बनी और 1700 एडी में ये 4 शाखाएं अस्तित्व में आए सुन्नी के तहत। उसमें थी हनाफी, मलिकी, सफ़ई, हनीफी, मलिकी, सफ़ई, हंबली, ये 4 शाखाएं हैं। तो आज हम पहली शाखा पर चर्चा करेंगे। तो वह स्कॉलर्स क्या किए, धीरे धीरे अपनी ओपिनियन व्यक्त किए, अपना इंटरप्रिटेशन किए, अपना निर्वचन किए और उस निर्वचन के पश्चात उनके अनुयायी भी डेवलप हुए, उनके मानने वाले भी डेवलप हुए। इसीलिए आगे चलकर सुन्नी सेक्ट्स 4 भागों में विभक्त होता है और क्या हुआ, ये चारों स्कूल क्या हुए, आर सब्सटेंशियली द सेम एंड दे डिफर फ्रॉम ईच अदर मैनर्स merely on the matters of their detail। ये स्कूल्स को जब हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं, हनीफी, मलिकी, सफ़ई, हनबली, तो हमें एहसास होता है कि परंपरा को लेकर उस दौर के, उस काल खंड के जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, जो फाउंडर्स थे, उनका क्या ओपिनियन था, साइंटिफिक ओपिनियन क्या था, एनालिटिकल डिडक्शन क्या था, उनके अपने खास राय क्या थे, उन रायों को आधार बनाते हुए एक कानून बना और जो कानून आगे चलकर भविष्यगामी समस्याओं का निस्तारण करने का काम किया। जो पहला स्कूल है हनाफी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनाफी स्कूल का गठन अबू हनीफा ने किया और उनके द्वारा करने के कारण अबू हनीफा ने इसका अबू हनीफा ने हनीफी स्कूल का गठन किया और इसीलिए इस स्कूल को हनीफी स्कूल के रूप में जाना जाता है। आपको ये भी बता दें, अबू हनीफा अपने समय के, अपने कालखंड के बहुत ही प्रोमिनेंट और एमिनेंट स्कॉलर्स थे मुस्लिम लॉ के, और उनको उनके आउटस्टैंडिंग लॉजिकल रीजनिंग और टेक्निकल लीगल थॉट्स, आउटस्टैंडिंग लॉजिकल रीजनिंग और टेक्निकल लीगल थॉट के वह पारंगत व्यक्ति थे अपने दौर के। उन्होंने ट्रेडिशन और कुरान, विशेष तौर से ट्रेडिशन का साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन किया, टेक्निकल लीगल थॉट के अप्रोच को उन्होंने आगे बढ़ाया। ट्रेडिशंस क्या होनी चाहिए, मोहम्मद साहब के, और ट्रेडिशंस कोई भी आंख मूंद के न फॉलो करने की बातों करते हैं, कहते हैं एनालॉजिकल डिडक्शन, अगर वो रीजनिंग थॉट पर वो फिट बैठता है ट्रेडिशन, तभी वो ट्रेडिशन वैध है। उनका कहना ये था। आंख मूंद कर आप किसी की ट्रेडिशन को मत मानिए, लॉजिकली वो फिट अगर बैठता है तभी उसको स्वीकार करिए, और साइंटिफिक और टेक्निकल लीगल थॉट्स के अप्रोच के आधार पर ट्रेडिशन को परखने की बातों करते हैं और आउटस्टैंडिंग लॉजिकल रीजनिंग के माध्यम से किसी भी ट्रेडिशन को जांच करने की बातों करते हैं। अगर उन सारे विषयों पर यह पूर्णतः शुद्ध
या खरा पाया जाता है, तभी उस ट्रेडिशन को स्वीकार करने की बात करते हैं अबू हनीफा। जैसा कि विदित है, शुरुआती दौर में उनको काजी के पद से भी नवाजा गया था, लेकिन काजी के पद को वह छोड़ते हैं। उनका कहना ये था कि यह एक ऐसा पद है जो अपनी अंतर आत्मा के विरुद्ध जाकर चीज़ों को करना पड़ता है, बताना पड़ता है, निर्णय देना पड़ता है। तो उनका कहना था कि मैं अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को कभी भी नहीं दबा सकता, और वह काजी के पद से त्यागपत्र देते हैं। और काजी के पद से त्यागपत्र का निष्कर्ष परिणाम स्वरूप यह होता है, उनको उस समय के कालखंड के जो शासक रहते हैं उनको जेल में भी बंद करते हैं। इसीलिए जब वो जेल में बंद करते हैं तो ड्यूरिंग हिज लाइफ कुफा और बॉर्न जहाँ वो जन्मे थे कुफा में, इसीलिए इस स्कूल को कुफा स्कूल के भी नाम से जाना जाता है। Abu Hanifa main contribution was that instead of accepting each and every tradition, वो कहते हैं कि प्रत्येक ट्रेडिशन को आप कानून मत मानिए, और he tried to find out the law in the text of Quran itself, और वह कानून को खोजते हैं कुरान में थ्रू द एनालॉजिकल डिडक्शन, और इसी आधार पे वो प्रेफर करते हैं साइंटिफिकली कंक्लूडेड मैटर्स को, और प्राइवेट जजमेंट्स को उतना तवज्जो नहीं देते हैं। जो कानून साइंटिफिकली सेट बैठता हो वही कानून, वही ट्रेडिशन कानून है। और वो कहते हैं कि लॉ मस्ट बी फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, according to the needs of the society, according to the demand of the society, and it must be changing condition according to the circumstances of the society। वो कहते हैं कानून ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक परिस्थिति के अनुसार बदलता रहे, संशोधित होता रहे। और वो कहते हैं juristic equity, if you are not getting any solution of any problem, with juristic equity you can solve out the problem। और आगे चलकर कहते हैं you must interpret the law, no need to have a private judgments, and certain modifications have been done in this Hanifa school, and there were two disciples, Abu Yusuf and Imam Muhammad. These two disciples of Abu Hanifa, they carried out the object and dream of Abu Hanifa regarding the matter of tradition. That's why we can say the traditions which have been passed through the severe test regarding this originality, those traditions which are not authentic are not to be accepted as law। वे कहते हैं जो टेस्ट बार बार के परीक्षण के पश्चात परिणाम यह आता है कि वह सही नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो ऐसे ट्रेडिशंस को स्वीकार नहीं करना चाहिए, लॉ के रूप में नहीं मानना चाहिए। Abu Hanifa is said to have replied upon 18 traditions. He has recognized only 18 traditions, and those traditions must be considered as a law, and on the point of view of those laws, any problems, कोई भी समस्या का निस्तारण किया जा सकता है। Qiyas and Ijma, the source of law, have been given prominence under this scope. Qiyas and Ijma, they have got
the special status, special importance on the context of this tradition. And later on, some of the important books have been written in this period. Rad al-Makhtar and Darul ul-Mukhtar, Al-Hidayah and Fatwa Alamgiri. These are the books in which the several other traditions have been recognized, on the basis of which any problems can be solved by the jurists. एंड आई मस्ट से, मैं कहना चाहता हूँ कि इराक में भी ढेर सारे फॉलोअर्स हैं हनाफी स्कूल के। इराक के अलावा इजिप्ट, इज़राइल, तुर्की, अफ़गानिस्तान, चाइना और इंडिया। आपको ये भी बता दे रहे हैं, अगर कोई भी मोहम्मदन इंडिया में सुन्नी है तो बेसिकली वह हनीफी स्कूल के मानने वाला है, वह हनीफी फॉलोअर्स है। और कहा गया है मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान दे आर ऑफ हनीफी फॉलोअर्स। तो हनीफी आपको समझ में आ गया होगा। कल मैं आपको मलिकी स्कूल के बारे में चर्चा करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।